अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस रिसर्च का आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटे वो है मैनेजर्स एंड रिसर्च। वाई मैनेजर्स नीड टू नो अबाउट रिसर्च। बेटे बेसिकली ये जो हमारा सारा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने लगे हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़े इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स डिस्कस किए थे और रिसर्च की दो मेन टाइप्स को डिस्कस किया था, अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च। ठीक है, आपने एटलीस्ट फाइव एग्जांपल्स अप्लाइड और बेसिक रिसर्च की जो है वो नोट कर लेनी है ताकि आप उसको एज एन एग्जांपल दे सकें। ठीक है, वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स थे। जो आपका मेन टॉपिक या मेन क्वेश्चन बनता है वो है बेटे कि वाई मैनेजर्स नीड टू नो अबाउट रिसर्च, कि हाउ द रिसर्च इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स इन द वर्क प्लेस। यानी कि इन शॉर्ट वो आपसे किसी भी तरीके से मैनेजर्स एंड रिसर्च का रिलेशनशिप पूछ लेते हैं तो उसका निचोड़ इस क्वेश्चन के अंदर है। बेटा देखिए कि मैनेजर्स के लिए रिसर्च का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज अ मैनेजर आपने डिफरेंट तरह की डिसीजन मेकिंग करनी होती है और इस वजह से यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इवेंट्स दैट आर डिसफंक्शनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ जो है वो वेल तरीके से अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, प्रिडिक्ट करना एंड कंट्रोल करना बीइंग अ मैनेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जिस तरह मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, टर्नओवर का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो बेटे ये वो प्रॉब्लम्स हैं, या एक नई प्रोडक्ट डेवलप की और वो सही तरीके से जो है वो सेल नहीं हो रही, आपने एक नई जगह इन्वेस्टमेंट की और आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ये जो डिस्टर्बिंग किस्म के फिनोमिनाज हैं इनको अंडरस्टैंड करना और एक्सप्लेन करना बहुत नेसेसरी है बीइंग अ मैनेजर। और इस मकसद के लिए आप जब तक इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते और ये नहीं सोच सकते कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और उन चीज़ों के साथ आपने कैसे मुकाबला करना है। तो बेटे अगर रिसर्च के ऊपर एक मैनेजर की ग्रास्प होगी तो इससे उसको हेल्प मिलेगी कि वो प्रॉपर तरीके से एक फिनोमिना, एक वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सके, प्रिडिक्ट कर सके और कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड में आता है कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो ये वर्किंग सर अंजाम देता है, तो मैनेजर्स को रिसर्च को अंडरस्टैंड करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं। लेकिन बेटे देखें कि मैनेजर्स ने लोगों के साथ काम करना होता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, बीइंग अ मैनेजर अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं होगा तो वो जिस तरह का मर्जी काम परफॉर्म करता जाए और एट द एंड जब आपके सामने नताए जाएँ तो आपको आइडिया हो कि हाउ द रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो जितना एवर इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी हो चुकी है ऑर्गेनाइजेशंस में और इन्वायरमेंट अनसर्टेन हो चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि वर्क प्लेस पे जो प्रॉब्लम्स सडनली अराइज हो जाती हैं उनको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, उनकी ट्रबल शूटिंग हमने किस तरीके से करनी है। मैनेजर्स को उस टाइम एट द स्पॉट प्रॉब्लम्स के साथ डील करना होता है इससे पहले कि वो प्रॉब्लम्स आपके हाथ से निकल जाएं। तो इस तरह रिसर्च का नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस का अगर आपको पता हो तो इससे मैनेजर्स प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को बड़ी इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको अपने कंट्रोल में निकलने से पहले सॉर्ट आउट करने की या सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। माइनर प्रॉब्लम्स तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका फौरी मैनेजर को आइडिया होना चाहिए और वो उनको सॉल्व कर ले, जबकि मेजर प्रॉब्लम्स के लिए वो आउटसाइड रिसर्चर्स या कंसल्टेंट्स को हायर तो कर सकते हैं। लेकिन बेटे जब तक आप खुद नॉलेजेबल नहीं होंगे रिसर्च के बारे में आप उनके साथ इफ़ेक्टिव तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो अगर एक मैनेजर को रिसर्च प्रोसेस का पता होगा, उसे पता होगा कि भाई हम कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम डाटा को इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से गैदर करते हैं, ठीक है, डाटा को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, इस तरीके के नॉलेज के बाद जो रिसर्च डिपार्टमेंट उसके सामने फाइंडिंग लेकर आएगा तो उसको बेटर तरीके से आइडिया होगा कि वेदर दीज फाइंडिंग्स आर करेक्ट और नॉट एंड द रिकमेंडेड सॉल्यूशंस आर अप्रोप्रिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन और नॉट। कि ये रिसर्च डिपार्टमेंट ने हमें जो रिकमेंडेशंस दी हैं, सजेशंस दी हैं, क्या हमें उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक दूसरा रीज़न बेटे कि क्यों मैनेजर्स को आजकल प्रोफेशनल होना है और उन्हें रिसर्च के बारे में आइडिया करना है, वो ये है बेटे कि वर्क प्लेस से रिलेटेड बहुत से मैटर्स, बहुत सी बातें अब जर्नल्स में पब्लिश्ड है। रिसर्च आर्टिकल्स रिसर्चर्स ने, इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने लिखे हुए हैं जहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस जो है वो प्रेजेंट है। अगर बीइंग अ मैनेजर आपको आइडिया ही नहीं, आप रिसर्च की ABC भी नहीं जानते, तो आप कैसे उन जर्नल्स को रीड करके उनमें से उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उन सोल्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैनेजर्स को बेटे इस मकसद के लिए रिसर्च का आइडिया करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ की तरफ हाईलाइट करते हैं कि मैनेजर्स शुड बी नॉलेजेबल अबाउट रिसर्च एंड रिसर्च मैथड्स इन बिजनेस। सबसे पहली बात यह है बेटे कि रिसर्च का नॉलेज मैनेजर की एबिलिटी को इन्हेंस्ड करता है।
इसे डिफरेंट तरह की सिचुएशंस के वेरिएबल्स का आइडिया होता है और इन्हें पता चलता है कि एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन या एक कॉज नहीं होता बल्कि मल्टी कॉजियलिटी एंड मल्टी फाइनलिटी ऑफ फिनोमिना होता है। मीन्स कि एक फिनोमिना एक प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं और मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब इन्हें ये आइडिया मिलेगा तो वो इन अप्रोप्रिएट किस्म की डिसीजन मेकिंग से बच जाएंगे। इसी तरह बेटे कि जब मैनेजर्स डिफरेंट तरह की रिसर्च रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि उन्हें प्रोफेशनल्स या रिसर्च डिपार्टमेंट उनको देता है, तो उनको फिर आइडिया होना शुरू हो जाता है कि हमने किस तरह से इंटेलिजेंट किस्म की एजुकेटेड किस्म की डिसीजन मेकिंग करनी है ताकि हमारी सक्सेस और फेलियर्स हमारी डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बेटे रिसर्च जो है वो एक इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल डिसीजन मेकिंग टूल है, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको जब मिलती है, अगर आपको रिसर्च का नॉलेज ना हो तो हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दैट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो इस वजह से बेटे देखें कि मैनेजर्स मस्ट बी नॉलेजेबल, उन्हें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस का आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटे अगर वो नॉलेजेबल होंगे रिसर्च के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसेस के बारे में, तो कभी भी रिसर्च डिपार्टमेंट या दूसरे आउटसाइड प्रोफेशनल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब सपोज करें कि आपका इंटरनल रिसर्च ग्रुप आपको ये कहता है कि भैया आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करना है तो यू हैव टू फायर द ओल्ड एम्प्लॉयज़, जबकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपके लॉयल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बाहर निकलें। और जब आप अगर रिसर्च से नॉलेजेबल है तो आपको पता चलेगा कि भाई उन्होंने हमें जो ये सोल्यूशन प्रेजेंट किया है ये तो सिर्फ हमारा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करेगा, बट और लॉन्ग टर्म में तो हमारी लॉयल्टी एम्प्लॉयज़ की या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो बेटे इस तरीके से आपकी या मार्केट कंडीशंस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम इस प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रख पाएंगे। तो इस तरह अगर आपको आइडिया होगा प्रोसेसेस का, कॉजेज़ का, तो आपके सामने जो रिपोर्ट आएगी आप उस रिपोर्ट की बेस पे डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे बल्कि आप खुद भी एनालिसिस ऑफ सिचुएशन करने की कोशिश करेंगे और नतीजतन एक अच्छी डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करेंगे। फाइनली जो रिसर्च नॉलेज रिसर्च के बारे में मैनेजर को हेल्प करता है कि वो थर्ड पर्सन या कंसल्टेंट के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके कि कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें आउटसाइडर को, कंसल्टेंट को नहीं देनी, जिसके बगैर भी काम चल सकता है। अगर आपको आइडिया नहीं होगा कि रिसर्च प्रोसेस में किस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से बेटे अगर आपको आइडिया होगा तो आप आउटसाइडर कंसल्टेंट्स को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देंगे जो डिसीजन मेकिंग के लिए या रिसर्च के लिए नेसेसरी है। तो इन शॉर्ट बेटे इतनी सारी बातों के बाद कि रिसर्च का नॉलेज या रिसर्च मेथड्स का नॉलेज प्रोफेशनल मैनेजर्स की हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एंड इफेक्टिवली सॉल्व माइनर प्रॉब्लम्स इन द वर्क सेटिंग। वर्क सेटिंग में कोई माइनर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें एंड सॉल्व कर सकें। नाउ हाउ टू डिस्क्रिमिनेट गुड फ्रॉम बैड रिसर्च, उन्हें पता चल सके गुड रिसर्च के क्या नताइज हो सकते हैं, बैड रिसर्च हमें किस तरफ लेके जा सकती हैं। उन्हें डिस्क्रिमिनेशन करना आना चाहिए गुड एंड बैड रिसर्च के दरमियान। एप्रिसिएट एंड बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस एंड मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर इम्पिंगिंग ऑन ए सिचुएशन। इन्हें जो है वो पता चले कि किस तरीके से एक फैक्टर का कितना ज़्यादा असरात हो सकते हैं एक सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली अवेयर हों इन मल्टीपल किस्म के असरात से, ठीक है, जो कि एक सिचुएशन के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। Take calculated risk in decision making, knowing full well the probabilities attached associated with the different possible outcomes. वो रिस्क डिसीजन मेकिंग में जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड रिस्क लें, मीन्स सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद कि भाई कितना रिस्क हो सकता है, उसके बाद जो है वो रिस्क लें। और इसके अलावा वो डिफरेंट आउटकम्स के साथ डिफरेंट तरह की प्रोबेबिलिटीज़ यानी कि चांसेस को एसोसिएट कर सकें कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो ये इतने परसेंट जो है वो फ़ायदा होगा। बेटे दिस इज कॉल्ड अटैचिंग द प्रोबेबिलिटीज विद द सिचुएशंस। प्रिवेंट पॉसिबल वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर इन्फ्लुएंस इन अ सिचुएशन। डिफरेंट तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ज़ाती मफादात, जो आउटसाइडर्स हैं उनके ज़ाती मफादात को प्रिवेंट किया जा सकता है, सिचुएशन के ऊपर उनके इन्फ्लुएंसेस को रोका जा सकता है। रिलेट टू हायर्ड रिसर्चर्स एंड कंसल्टेंट्स मोर इफेक्टिवली। अगर एक प्रोफेशनल मैनेजर नॉलेजेबल होगा अबाउट रिसर्च एंड रिसर्च मैथड्स तो वो ऐसे रिसर्चर्स एंड कंसल्टेंट्स हायर कर सकेगा जिनके साथ वो इफेक्टिव तरीके से इंटरेक्ट कर सके। कंबाइन एक्सपीरियंस विद साइंटिफिक नॉलेज वाइल मेकिंग डिसीजन। इस तरह एक ऐसा मैनेजर जो रिसर्च से वाकिफ़ है वो डिसीजन मेकिंग करते हुए साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे काम करेगा। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब है बेटे विच इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंस, कि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करें तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस।
अब बेटे देखें कि मैं हमने देख लिया कि रिसर्च या रिसर्च मेथड्स का आइडिया करना मैनेजर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या उसको फ़ायदे हैं इस चीज़ के। अब टॉपिक है द मैनेजर एंड द कंसल्टेंट और रिसर्चर। ठीक है, कि मैनेजर्स ऑफ्टन जो है वो क्या होता है कि वो किसी रिसर्चर या कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं और उन्हें उनके साथ इंगेज होना पड़ता है। ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कम्प्लेक्स होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। ठीक, तो उस केस में कि मैनेजर्स के कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो वहाँ पे उन्हें किसी कंसल्टेंट के साथ इंगेज होना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो मैनेजर को खुद रिसर्च का आइडिया हो, वो नॉलेजेबल हो, ताकि वो इफेक्टिव तरीके से कंसल्टेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सके। कंसल्टेंट एंड रिसर्चर का वर्ड आप जो है दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मैनेजर और रिसर्चर के रिलेशनशिप में जो है वो दो तरह के तरीक़ेकार हैं बेटे। इंटरनल कंसल्टेंट्स होते हैं या एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स होते हैं, और दोनों के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। बेटे देखें कि जब मैनेजर अपनी इस पूरी जॉब में जब वो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, अगर वो कंसल्टेंट्स के साथ डील करता है, तो मैनेजर को ना सिर्फ उस रिसर्च टीम कंसल्टेंट के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट करना है, बल्कि मैनेजमेंट को क्लियर तरीके से रिसर्चर को उसका रोल बताना और अपना रोल डिफाइन करना है। मैनेजमेंट को रिसर्चर को इन्फॉर्म करना है कि भाई हम आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कौन से रिकॉर्ड्स हम आपको दे सकते हैं, कौन से रिकॉर्ड्स हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ की पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जब इन फैक्ट्स को आप क्लियर कट बिगिनिंग में स्टार्ट में ही बता देंगे रिसर्च टीम को, तो फ्रस्ट्रेशन से आप दोनों पार्टीज बच सकती हैं। मैनेजर्स जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं रिसर्च के बारे में, वो देख सकते हैं कि रिसर्चर्स को कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और जो इन्फॉर्मेशन रिसर्च टीम डिमांड कर रही है क्या वो ज़रूरी है भी या नहीं। ठीक है, तो इस तरह बेटे देखें कि इस तरह रोल्स बताने के साथ साथ या इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के साथ साथ मैनेजर को इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट्स जो भी काम करें वो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली करें। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में मैच कर जाएं। फॉर एग्जांपल कि रिसर्च टीम जो है, जिस तरह मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी कि वो आपको ये सोल्यूशन प्रेजेंट कर रही है कि यू शुड फायर द ओल्ड एम्प्लॉयज़, जबकि आपका जो कल्चर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो फिलोसफी है, आपकी मैनेजमेंट की जो फिलोसफी है वो है नॉट टू फायर एम्प्लॉयज़ हु आर एक्सपीरियंस्ड, लॉयल एंड सीनियर। अब इस मामले में दोनों के आइडियोलॉजीज़ में, वैल्यू सिस्टम में क्लैश आ गया, मैनेजमेंट के भी रिसर्च टीम के भी। तो अगर आपको रिसर्च नॉलेज होगा तो आप खुद तरीके से भी बता सकते हैं कि भाई ये एक अकेला सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ और आपके सोल्यूशन में क्लैश आ रहा है, तो आप इस तरह से इस इशू को क्लैरिफाई कर सकते हैं और रिसर्च टीम को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो अल्टरनेटिव वेज को फाइंड आउट करे इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये बेटे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट और रिसर्चर के रिलेशनशिप के दरमियान, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके और प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट किया जा सके। तो समराइज़ करते हुए हम कहते हैं कि रिसर्चर्स एंड कंसल्टेंट्स को हायर करते हुए मैनेजमेंट को इस चीज़ का आइडिया करना चाहिए। द रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ पार्टीज आर मेड एक्सप्लिसिट। दोनों पार्टीज अपने रोल और अपनी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ क्लियर कर लें। रेलिवेंट फिलोसफीज एंड वैल्यू सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियरली स्टेटेड एंड कंस्ट्रेंट्स इफ एनी आर कम्युनिकेटेड। ठीक है, एक दूसरे के साथ अपनी फिलोसफीज, अपनी बुनियादी बातों को, अपनी वैल्यू सिस्टम को जो है वो स्टेट कर लें, और कोई रुकावट है तो उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। अ गुड रिपोर्ट इज इस्टेब्लिश्ड, गुड रिपोर्ट कहते हैं रेपुटेशन को, ये इस्टेब्लिश करे रिसर्चर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, ताकि फुल कॉपरेशन हो सके। ठीक है, अब बेटे ये जो हमने पढ़ा है कि इंटरनल कंसल्टेंट्स या रिसर्चर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स या रिसर्चर्स होते हैं, ये क्या होते हैं और इनके क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल कंसल्टेंट्स या रिसर्चर्स बेटे वो होते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट या कंसल्टिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट या R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो है वो इंटरनल कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो वेरियस प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में और उनको सॉल्व करने में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई यूनिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हो तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। ठीक है, मैनेजमेंट की ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज के हिसाब से और फ़ायदों के हिसाब से कि वेदर टू यूज़ द इंटरनल और एक्सटर्नल रिसर्चर। ठीक है, और इस मकसद के लिए मैनेजर को इन दोनों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखना चाहिए। जिस तरह बेटे पहले देखें इंटरनल कंसल्टेंट या रिसर्चर के एडवांटेजेस क्या हैं, एटलीस्ट 4 एडवांटेजेस हैं। The internal team stands a better chance of being readily accepted by the employees in the sub unit of the organization where research needs to be done.
इंटरनल डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस एरिया में रिसर्च की ज़रूरत होती है वहाँ के एम्प्लॉयज़ इनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। द टीम रिक्वायर्स मच लेस टाइम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, द फिलोसफी एंड क्लाइमेट एंड द फंक्शनिंग एंड वर्क सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल टीम, इंटरनल रिसर्चर या कंसल्टेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है, इसलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, उसकी फिलोसफी, उसकी इन्वायरमेंट और उसके वर्क सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में कम टाइम लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है ऑर्गेनाइजेशन के कोर थीम्स के बारे में। दे आर अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट देयर रिकमेंडेशंस आफ्टर द रिसर्च फाइंडिंग्स हैव बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मौजूद होते हैं कि जो भी सोल्यूशन देते हैं, जो भी रिकमेंडेशन देते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे देखें, रिकमेंडेशन देना बड़ा आसान है, असल मामला ही वहाँ आता है जहाँ पे आपने उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन की राह में जो रुकावटें, हर्डल या बग्स आते हैं, उन्हें बड़ी आसानी से, बड़े इफेक्टिव तरीके से रिमूव किया जा सकता है। फिर बेटे देखें, द इंटरनल टीम माइट कॉस्ट कंसिडरेबली लेस दैन एक्सटर्नल टीम फॉर द डिपार्टमेंट enlisting help in problem solving because they will need less time to understand the system due to their continuous involvement with various units of the organization। जो इंटरनल टीम होती है इसको कॉस्ट कम देनी पड़ती है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, और दूसरी तरफ इन्हें कम टाइम लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में। ठीक है, तो इस वजह से इंटरनल टीम आइडियल होती है अगर आप अपनी कॉस्ट को सेव करना चाहते हैं। अब बेटे इंटरनल कंसल्टेंट्स या रिसर्चर्स के जहाँ फ़ायदे आपने देखे, वहाँ पे इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, इन व्यू ऑफ देयर लॉन्ग टेन्योर एज इंटरनल कंसल्टेंट्स, द इंटरनल टीम में क्वाइट पॉसिबली फॉल इनटू अ स्टीरियोटाइप्ड वे ऑफ लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। चूँकि इंटरनल कंसल्टेंट्स लॉन्ग टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे होते हैं, तो जिसे आप ये कह लें कि ये एक किस्म के रिलैक्सड हो जाते हैं। स्टीरियोटाइप्ड कहते हैं अपने से अजम्पशंस बना लेना। ये ऑर्गेनाइजेशन और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में सर्टेन तरह के अजम्पशंस बना लेते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कम है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस का एटीट्यूड अच्छा नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ये खुद से एक स्टीरियोटाइप्स या अजम्पशंस बना के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रेश आइडियाज़ और प्रॉस्पेक्टिव्स यानी कि फ्यूचर की बातें या प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए प्रेजेंट नहीं कर पाते। देयर इज स्कोप फॉर सर्टन पावरफुल कोलिशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द इंटरनल टीम टू कंसील, डिस्टॉर्ट और मिसरिप्रेजेंट सर्टन फैक्ट्स। कोलिशन कहते हैं ग्रुपिंग कर लेना। चूँकि इंटरनल टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी होती है, तो इसकी ग्रुपिंग सी हो गई होती है, जिसकी वजह से इंटरनल टीम जो है वो बातों को छुपाती है, डिस्टॉर्ट करती है, मिसरिप्रेजेंट करती है फैक्ट्स को। अपने इंटरेस्ट के जो अपना जो ज़ाती मफाद होता है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, और इस वजह से क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और थोड़े बहुत रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, तो अपने मफादात की खातिर वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो डिसीजन लेती है उसमें उनके ज़ाती मफादात शामिल हो जाते हैं। यानी कि अगर उन्हें लगता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा बजट उनको एलोकेट करना होगा, तो वो ये सोचेंगे कि भाई इससे तो हमारी प्रमोशंस नहीं होंगी, हमारी सैलरीज जो है वो कट डाउन हो जाएंगी, तो इस वजह से उनका ज़ाती मफादात जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं। There is also a possibility that even the most highly qualified internal research team are not perceived as expert by the staff and management, and hence their recommendations may not get the consideration and attention they deserve। जो लोग इंटरनल डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग एक्सपर्ट्स नहीं समझते और उनकी रिकमेंडेशंस को इतना जल्दी कंसीडर भी नहीं करते, ना अटेंशन जो है वो पे करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बेटे जिस तरह घर की मुर्गी दाल बराबर, इनका भी वही हाल होता है। अगर बाहर से आउटसाइडर कंसल्टेंट्स हायर के जाएँ तो लगता है भैया आउटसाइडर्स आए थे, उनकी तो रिकमेंडेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंटरनल टीम चूँकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होती है इसलिए इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती, इंप्लॉयज़ इनको एक्सपर्ट नहीं समझते। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल बायसेस ऑफ द इंटरनल रिसर्च टीम might in some instances make the findings less objective and consequently less scientific। और इसके अलावा इंटरनल रिसर्च टीम में बहुत से तजादात आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनके साथ जो है वो अपने मफादात को लिंक कर देते हैं और उनकी फाइंडिंग्स को जो है वो लेस साइंटिफिक कंसीडर किया जाता है। तो ये बेटे इंटरनल रिसर्चर के कंसल्टेंट के ड्रॉबैक्स थे। अब बेटे देखें, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स या रिसर्चर्स वो हैं जो कि बाहर से आउटसाइडर्स को हायर किया जाता है, प्रोफेशनल टीम्स को, ताकि आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। जहाँ इंटरनल रिसर्चर्स के फ़ायदे नुकसान थे, इसी तरह इंटरनल रिसर्चर के दो फ़ायदे हैं बेटे। द एक्सटर्नल टीम कैन ड्रॉ on a wealth of experience from having worked with different types of organizations that have had the same or similar types of problem।
एक्सटर्नल टीम जो है उसके पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उसने एक डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया होता है और इस तरह की सेम और सिमिलर तरह की प्रॉब्लम्स उसने हर जगह देखी होती हैं। तो इनका ये वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो उनको हेल्प करता है कि वो डाइवर्जेंटली एंड कन्वर्जेंटली, ये दो तरीक़ेकार हैं जिसमें वो सेम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का कंपैरिजन करके, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन करके एक प्रॉपर सोल्यूशन पे पहुंच सकती हैं। ठीक है, बजाय इसके कि वो एक इंस्टेंट सोल्यूशन पे पहुंचे, ये सारे काम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे करती हैं। ठीक है, सेवरल तरीके से अल्टरनेटिव वेज से एक प्रॉब्लम को देखती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस जो है उनके पास होता है। इस वजह से डिफरेंट एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को देखने के बाद एक वायबल किस्म का सोल्यूशन प्रेजेंट करती हैं। तो ये जो डाइवर्जेंटली एंड कन्वर्जेंटली लिखा हुआ है, डाइवर्जेंटली का मतलब होता है कि डिफरेंट एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव से एक सिचुएशन को देखना, और कन्वर्जेंटली का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक किस्म के फिर सोल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करना, लेस वाइबल अल्टरनेटिव्स को अंदर से निकाल देना। फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि एक्सटर्नल टीम जो है स्पेसिफिक स्पेशली दोज फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म्स माइट हैव मोर नॉलेज ऑफ करंट सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स दैन देयर पीरियोडिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स which the teams within the organization may not have access to। एक्सटर्नल टीम चूँकि किसी रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म से बिलोंग करी होती है, इनके पास ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज होता है क्योंकि इनकी पीरियोडिक ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें इनको ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिलता है, जबकि आपकी इंटरनल टीम को इन चीज़ों तक रसाई नहीं होती। तो ये जो नॉलेज होता है इनके पास इतना ज़्यादा है किसी भी एरिया से रिलेटेड। एक्सटर्नल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपने मेंबर्स को ये नॉलेज कन्वे करते हैं, इन्हें लेटेस्ट इनोवेशंस के बारे में ऑर्गेनाइज्ड में बताते हैं, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं। इसकी वजह से जो एक्सटर्नल रिसर्चर्स हैं इंटरनल टीम की निस्बत वो लेटेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से आगाह होते हैं। अब बेटे इनके ये फ़ायदे थे लेकिन इनके नुकसानात हैं। पहला नुकसान, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। दूसरा नुकसान ये कि जो एक्सटर्नल टीम है उसे ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी, उसके सिस्टम और वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इस तरह वो एम्प्लॉयज़ के साथ कॉपरेशन इस्टेब्लिश करने में भी टाइम लग जाता है। और एक्सटर्नल टीम जो है वो समटाइम्स एडिशनल फ़ीस चार्ज करती है अगर वो सजेशंस दे और रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जबकि ऊपर आपने देखा था कि इंटरनल मैनेजर जो है वो चूँकि मौजूद होता है, रिकमेंडेशंस देने के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो बेटे इस तरह से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसर्च टीम्स के अपने माइंड में रखते हुए मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर, वैल्यूज़ के हिसाब से डिज़ाइन कर सकती है कि वेदर ही हैव टू चूज़ द इंटरनल रिसर्चर्स और द एक्सटर्नल रिसर्चर्स। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत कम्प्लेक्स है तो और आप जो है वो ये चाहते हैं और आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़ाती मफादात हैं, तो आप जो है वो इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए ये एडवाइजेबल है कि आप एक्सटर्नल रिसर्चर्स को हायर करें। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम्स बहुत फेयरली सिंपल हैं तो फिर आप जो है वो इंटरनल रिसर्च टीम को इस मकसद के लिए हायर कर सकते हैं। तो अगर आपको रिसर्च मैथड्स का आइडिया होगा तो आप इस तरह से एक्सटर्नल एंड इंटरनल टीम के कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को काउंट कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट चॉइस कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड इनमें से दोनों में से कौन बेटर रहेगा। तो ये बेटे आपका आज का टॉपिक था, रिसर्चर का रोल और कंसल्टेंट्स इंटरनल टीम या एक्सटर्नल रिसर्च टीम के साथ उसका रिलेशनशिप।